Hello everyone, welcome back to the chemistry series of DSSB TGT Natural Science। इसमें अभी हमने स्टार्ट कर रखा था अपनी यूनिट कार्बन कंपाउंड, जिसमें ऑलरेडी हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज हम इसका पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज एंड आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज एक सीरीज होती है कंपाउंड्स की इन विच द सेम फंक्शन ग्रुप सब्सटीट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन एटम इन द कार्बन चेन। और जो मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के, उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोलॉग। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोलॉग। देखो, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे सबको पता है CH4, तो CH4 क्या होता है? मीथेन। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक और फार्मूला लिखूँ जैसे C2H6, तो C2H6 हमारा क्या होता है? इथेन। C2H6 होता है इथेन, राइट। ऐसे ही जो एक और लिख देते हैं यहाँ पर नेक्स्ट C3H8, तो C3H8 होता है हमारा प्रोपीन, राइट। अब आपको यहाँ से समझना है क्या होती है होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक से हम समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिखी है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। यानी होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको एक ही जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है मीथेन, इथेन और प्रोपेन। तो अगर मैं इनको एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करूँ तो मैं यहाँ पर जनरल फार्मूला बना सकती हूँ CnH2n+2, राइट। तो यहाँ जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n+2, जहाँ पर जो n है हमारा वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। और ये एल्केन सीरीज है। देखो लास्ट में क्या आ रहा है? एन यानी ये एल्केन सीरीज है। और मैंने बताया था एन क्या होता है? एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यानी अगर कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो कैसे कार्बन एटम होंगे? सैचुरेटेड। और उनके लिए जो सुफिक्स लगता है, प्राइमरी सुफिक्स, वो क्या लगता है? एन आपको ये बताएगा कि वहाँ पर जो पूरी कार्बन की चेन है वो सिंगल एटम से, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर n की जगह 1 पुट करती हूँ तो C1 और यहाँ 1 पुट करेंगे तो h कितना आ जाएगा? 4, यानी मुझे फार्मूला मिलेगा CH4। ऐसे ही अगर मैं C की जगह 2 पुट करती हूँ तो C2 और h की जगह क्या मिलेगा? 6, तो C2H6। ऐसे ही n की जगह 3 पुट करते हैं तो C3H8 मिलेगा। तो ऐसे हमें मीथेन, इथेन और प्रोपेन, और ऐसे ही हम नेक्स्ट आगे भी इसके मेंबर्स निकाल सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है, अच्छा, ये जो मेंबर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं होमोलॉग। यानी मीथेन एक होमोलॉग है, इथेन दूसरा होमोलॉग है, थर्ड होमोलॉग हमारा क्या है? प्रोपेन। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है ऑल होमोलॉग आर प्रिपेयर्ड बाय द सेम जनरल मेथड और प्रिपरेशन। इनके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, यानी इनका प्रिपरेशन का जो मेथड होता है वो सबका ऑलमोस्ट सेम होता है, एक ही तरीके के मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 सक्सेसिव होमोलॉग आर डिफर बाय CH2 यूनिट एंड देयर मॉलिक्यूलर मास डिफर बाय 14U। देखो, जो भी सक्सेसिव होमोलॉग होते हैं, सक्सेसिव मतलब नेक्स्ट, जैसे CH4 है तो CH4 से नेक्स्ट कौन सा है? C2H6। तो यहाँ मैंने लिखा है CH4 और CH4 से नेक्स्ट होमोलॉग मैंने क्या लिखा है? C2H6। तो अगर मैं दोनों होमोलॉग में डिफरेंस देखूँ तो कितने का है? देखो, यहाँ पर है 1 C और यहाँ पर है 2 C, यानी C में कितने का डिफरेंस है? C का। अच्छा, यहाँ पर 4 और यहाँ कितना है? 6, यानी कितने का डिफरेंस आता है? CH2 का। तो अब आप बिना फॉर्मूले के भी नेक्स्ट होमोलॉग बता सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट होमोलॉग में भी कितने का डिफरेंस आने वाला है? CH2 का। तो इसमें आप CH2 ऐड कर दो। तो अगर मैं यहाँ पर CH2 ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? C कितना है यहाँ पर? 2, तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा? C3। H कितना है? 6, तो H मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 2 इंक्रीज करना है ना, 2 इंक्रीज करना है, तो C3H8। और देखो हमारा थर्ड होमोलॉग यही था, C3H8। तो इनमें कितने का डिफरेंस होता है यूनिट में? CH2 का। और जो इनका मोलर मास है वो कितने से डिफर करता है? 14U। जैसे CH2 देख लो, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का होता है 1, और हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, तो 1 × 2 यानी 12 + 2 कितना आ जाएगा? 14। तो जो मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस आता है वो कितने का आता है? 14 यूनिट, राइट। और इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज होती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हुई चली जाती है जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होता है। यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है तो वो जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होगा वैसे इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने का मतलब है, अगर CH4 का हम ऑक्सीडेशन कराएं और CO2 और H2 अगर हमें मिले, तो अगर हम इथेन का भी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सेम रिएक्शन हमें मिलेगी, हमें CO2 और H2A मिलने वाला है। तो ये होमोलोगस सीरीज और ये था
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, राइट। अब देखो थोड़ा सा और जान लेते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। सबसे पहले तो आपको एक पता होना चाहिए एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज मैंने बताया था हमारे पास दो तरीके का कार्बन होते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरे कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड। अगर पूरी चेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, यानी सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो कैसा कार्बन होता है, सैचुरेटेड, और उसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, एन। ऐसे ही अगर हमारी चेन डबल या ट्रिपल से कनेक्ट है, तो अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसके लिए जो सफिक्स लगेगा वो इन लगेगा और वो अनसैचुरेटेड चेन होगी। ऐसे ही अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है तो उसके लिए आइन लगेगा लास्ट में, और ये हमारी एल्काइन सीरीज होगी, राइट। अब आपको इन सब का जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आता है एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, राइट। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला है, एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। और यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे सबको पता है मैथ में कितने कार्बन एटम होते हैं, 1। तो अगर मैं यहाँ पर रखूँगी 1 तो C1 आएगा, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो H कितना आ जाएगा, CH4। तो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन वाला क्या होता है, मेथ, और हमें सुफिक्स क्या लगाना है, एन, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। ऐसे ही 2 रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा C2H6। और अगर 2 कार्बन है तो जो हमारा वर्ड रूट है वो इथेन होता है, प्राइमरी सफिक्स क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है, इथेन बन गया। ऐसे ही अगर यहाँ पर C3 रखेंगे तो C3, यहाँ पर भी 3 रखेंगे तो हमारा जो सीरीज है वो क्या आएगा, C3H8, और क्या बन जाएगा, ये प्रोपेन। 3 के लिए हम वर्ड रूट रखते हैं प्रॉप, और ये जाएगा एन, प्रोपेन। ऐसे ही 4 रखकर C4H10, फिर C5H12 और C6H14। C4H10 ब्यूटेन होगा, फिर पेंटेन और हेक्सेन हो जाएगा। अब मैंने लास्टली अभी बताया है कि ये जो 2 सक्सेसिव होमोलॉग होते हैं इनके बीच कितने का डिफरेंस होता है, CH2। तो यहाँ दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, CH2। यहाँ भी देख लो, एक C और H कितने का डिफरेंस है, CH2। ऐसे यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, CH2। यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, CH2। ऐसे यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, CH2। तो हर एक होमोलॉग में कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का। ऐसे ही जो हमारी नेक्स्ट सीरीज आती है वो एल्कीन आती है, और एल्कीन सीरीज का जो जनरल फार्मूला है वो क्या होता है, CnH2n। यहाँ पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 तो रखना नहीं है, 1 इसलिए नहीं रखना क्योंकि अगर हम डबल बॉन्ड लगा रहे हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तो डबल बॉन्ड होगा नहीं ना, कार्बन और हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब अगर मुझे डबल बॉन्ड कनेक्ट करना है तो एटलीस्ट मुझे 2 कार्बन चाहिए, इसीलिए ये वाली जो सीरीज है वो 2 से स्टार्ट होती है, राइट। तो यहाँ 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, तो C2H4, जिसे हम क्या पढ़ेंगे, इथीन। क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड से कनेक्शन है तो जो सुफिक्स लगेगा प्राइमरी वो कौन सा होगा, इन। आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर सिंगल बॉन्ड वाली चेन है तो इन सुफिक्स लगाना है, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना है। ऐसे ही अगर C3 रखेंगे तो C3H6 प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पैंटीन हो जाएगा, C6H12 हेक्सीन हो जाएगा। यहाँ पर रख लो 6, अगर मैं यहाँ 6 रखूँगी तो 2 × 6 ये कितना आ जाएगा, C6H12। एक चीज़ जो यहाँ पर याद रखनी है, देखो यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो CH2 का ही है। कार्बन में 1 का डिफरेंस आ रहा है और हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, तो CH2। इधर भी CH2 का डिफरेंस है, इधर भी कितने का डिफरेंस है, CH2। ऐसे यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का। तो हमें जो सीरीज मिल रही है उसमें CH2 का ही डिफरेंस है, राइट। थर्ड आते हैं हमारी एल्काइन सीरीज, और एल्काइन सीरीज का जो जनरल फार्मूला है वो याद रखना है, क्या होता है, CnH2n-2। तो CnH2n-2 हमारा एल्काइन सीरीज का जनरल फार्मूला होता है जहाँ पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। ये भी जो सीरीज है वो हमारी 2 से स्टार्ट होती है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तो ट्रिपल बॉन्ड होगा नहीं, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। तो अगर मुझे ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो एटलीस्ट मुझे 2 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन के बीच जो बॉन्ड कनेक्ट होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 कार्बन है तो हो जाएगा 2 कार्बन से इथीन, और यहाँ पर लग जाएगा इथाइन, फिर C3H4 प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन, C5H8। देखो यहाँ पर रख लो 5, यहाँ 5 रखेंगे तो C5, यहाँ पर रखेंगे 5 2 जो 10, 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, तो C5H10 पेंटाइन। C6H10, 6 के लिए जो वर्ड रूट है वो हेक्स, और क्योंकि हमारा ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है तो आइन हो जाएगा, तो हेक्साइन बन जाएगी, राइट। यहाँ पर भी देखो जो डिफरेंस है वो कितने का है, CH2 का। यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का। यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का। और यहाँ पर भी क्या डिफरेंस है, CH2 का, राइट। तो ये थी हमारी होमोलोगस सीरीज। अच्छा यहाँ पर आप देखो एक चीज़ जो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन में था कि ये सीरीज होती है कंपाउंड्स की जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप आता है फॉर हाइड्रोजन एटम। इसको एक बार समझते हैं अब, ठीक है। देखो सबसे पहले तो सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आपको एल्कीन की सीरीज बताई, तो एल्कीन जो होता है हमारा उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, राइट।
अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ तो मुझे जो सबसे पहला कंपाउंड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, CH4, और CH4 को हम क्या रीड करेंगे, मीथेन, राइट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर C2 रखूँ तो मुझे जो दूसरा कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, C2H6, यानी मुझे क्या मिलेगा, इथेन। अगर मैं एक और निकालूँ तो मुझे मिलेगा C3H8, राइट। आपको यहाँ रख के निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ CH2 ऐड कर दो तो भी हमें मिल जाएगा, और ये क्या होगा, हमारा प्रोपीन, राइट। अब देखो एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, जैसे मैं C2H6 को कंसीडर कर लेती हूँ इसको, ये एक होमोलॉग है, ये भी होमोलॉग है और ये भी होमोलॉग है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि C2H6 का प्रीसीडिंग होमोलॉग बताए, प्रीसीडिंग होमोलॉग, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, एक तो प्रीसीडिंग पता होना चाहिए और एक पता होना चाहिए सक्सीडिंग। तो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग क्या है, देखो प्रीसीडिंग पी से याद रखना, प्रीसीडिंग मतलब पहले का, तो C2H6 से पहले का जो होमोलॉग है वो इसका प्रीसीडिंग होमोलॉग है, यानी मीथेन इथेन का प्रीसीडिंग होमोलॉग है, और सक्सीडिंग उसके बाद का, यानी C2H6 के बाद जो होमोलॉग है वो इसका सक्सीडिंग होमोलॉग है। तो इथेन का जो सक्सीडिंग होमोलॉग है वो क्या है, प्रोपीन। तो आपको 2 वर्ड ये भी याद रखने हैं, प्रीसीडिंग क्या है और सक्सीडिंग क्या है, राइट। अब देखो यहाँ पर मैं एक बार फंक्शन की और बात कर लेती हूँ। फंक्शन क्या होते हैं, वो डेरिवेटिव्स ही होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। अब यहाँ पर बस हाइड्रोजन और कार्बन है तो ये सारे हो गए हमारे हाइड्रोकार्बन्स। तो मैं सबसे पहले हेलो एल्कीन्स की बात कर लेती हूँ। तो अगर मैं हेलो एल्कीन्स की बात करूँ तो देखो हेलो एल्कीन्स क्या होंगे, हेलो एल्कीन्स 2 वर्ड को मिलाकर बनाए गए होंगे। पहला होगा हमारा हेलोजन और दूसरा क्या है, एल्कीन। इसका मतलब जो हेलो एल्कीन्स होते हैं वो एल्कीन्स के ही डेरिवेटिव होते हैं। हैलोजन को नॉर्मली हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकते हैं, राइट। एल्केन का जनरल फार्मूला मैंने अभी लिखा है, यहाँ पर CnH2n+2 है। पर सपोज मैं यहाँ पर एल्केन ले लेती हूँ CH4, तो ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। देखो जैसे मेरे पास है CH4, अब क्या करते हैं हम, इसका एक H हटा देते हैं और उसकी जगह मैं एक Cl लगा देती हूँ। तो यहाँ पर कितने H हैं, 4, एक हटाऊंगी तो कितने बचेंगे, 3, और यहाँ क्या आ जाएगा, Cl। तो ये था हमारा एल्केन, यानी ये था हमारा हाइड्रोकार्बन, और ये क्या था हमारा एल्केन, एल्केन सीरीज है। और ये हमारी, क्योंकि मैंने यहाँ एल्केन की सीरीज में से, ये एल्केन की सीरीज हमारी, एल्केन की सीरीज में से मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगा दिया, तो ये बन गई हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, राइट। अच्छा अब देखो इसका जो जनरल फॉर्मूला था वो क्या था, CnH2n+2। तो वैसे ही अगर मैं इसका जनरल फार्मूला निकालूं तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n। देखो यहाँ पर है +2, पर यहाँ एक हाइड्रोजन कम है तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ CnH2n+1। अब ये +1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, 2 में से एक गया तो एक ही बचेगा। यहाँ पर एक Cl है, Cl मतलब हेलोजन, ये हो जाएगा हेलो एल्कीन का जनरल फार्मूला। तो ये हमारी एक और होमोलोगस सीरीज आ गई। अब जैसे यहाँ पर मैं 1 रखूँ तो मुझे पहला मेंबर CH3X मिलेगा। तो अगर मैं दूसरा निकालूँ तो दूसरे के लिए आप यहाँ भी रख के देख सकते हैं, C2, यहाँ रखेंगे C2, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 जो 4 + 1 कितना जाएगा, H5X। अदरवाइज मैंने बताया था जो होमोलॉग होते हैं उनमें कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का। तो अगर आप नेक्स्ट होमोलॉग निकालेंगे तो कैसा जाएगा, C3H7X, राइट। ऐसे हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और होता है अल्कोहल्स, सब जानते हैं अल्कोहल भी ऐसे ही बनता है, एल्केन सीरीज है। यहाँ पर अल्कोहल के लिए सबको पता है कौन सा ग्रुप आता है, OH। तो बस आपको क्या करना है, जैसे ये है मेरे पास CH4, तो CH4 में से एक H हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, OH। तो क्या बन जाएगा, CH3OH, राइट। तो अल्कोहल भी डेरिवेटिव हो गए किसके, एल्केन के। अब एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ पर देखेंगे तो फार्मूला क्या है, C तो उतना ही है यानी N, H यहाँ 3 हो गया जबकि यहाँ कितना था, 4, इसका मतलब एक H कम हो गया तो CnH2n+1, और वो जो एक H गया उसकी जगह क्या आ गया, OH। तो ये इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1 OH। इस तरह से हम अल्कोहल की भी होमोलोगस सीरीज निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को सब्सटीट्यूट करा सकते हैं हाइड्रोजन एटम की जगह, और इस तरीके से हम होमोलोगस सीरीज निकाल सकते हैं। बस याद रखना है जो भी सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं उनके बीच CH2 का डिफरेंस होता है और मास में कितने का डिफरेंस होता है, 14 U का, राइट। तो ये था होमोलोगस सीरीज के बारे में। बाकी आप इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है पर उनकी फिजिकल और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, या उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने का मतलब है उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट, राइट। अब ये क्या होता है, इसे अभी हम आगे कवर करने वाले हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 पार्ट्स होते हैं: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टीरोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल वेरी ब्रॉड, स्टीरियो में भी 2 पार्ट होते हैं, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। बट अगर हम टीजीटी के सिलेबस के हिसाब से देखें तो इतना डिटेल में नहीं आएगा। आपको यहाँ से सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म याद रखना है, ऑप्टिकल हम कवर नहीं करेंगे, ये नहीं है सिलेबस में, राइट। तो हमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल कवर करना है। यहाँ से भी देखो चेन, पोजीशन, फंक्शनल, ये 3 इंपॉर्टेंट है। बाकी में इनको भी, ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा चेन, ये एक हमारा पोजीशन और एक फंक्शनल, ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 3 इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी इनको एक बार कर लेंगे। इधर से हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल करेंगे क्योंकि ऑप्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा और वो सिलेबस के हिसाब से है भी नहीं, राइट। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आया होगा तो वो PYQ में देख के मैं आपको करा दूंगी, राइट। अब एक एक करके इन आइसोमेरिज्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी अरेंजमेंट अलग अलग है एटम्स का विद इन द मॉलिक्यूल, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, तो एक एक करके हम हर एक आइसोमर को डिस्कस कर लेते हैं विद एग्जाम्पल, तो समझ आ जाएगा क्या मीनिंग है इसका। देखो सबसे पहले आता है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। एक तो आइसोमर के लिए आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, इतना सा याद रखना है आपको। What are isomers? Isomers are those compounds which have same molecular formula. तो molecular formula same होगा, पहले आपको ये देखना है क्या उनका molecular formula same है, but different structure, तो उनका जो structure है वो different होना चाहिए, या उनका जो structure formula है वो different होना चाहिए। अब आप कैसे पता करेंगे कि उनका जो structure है वो different है या नहीं? इसके लिए आप चेक कर लेना उनकी IUPAC नेमिंग। अगर उनकी IUPAC नेमिंग डिफरेंट होती है तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और अगर उनकी IUPAC नेमिंग सेम है इसका मतलब उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का मतलब है IUPAC नेमिंग शुड बी डिफरेंट, तो वहाँ पर IUPAC नेमिंग करके देख लेना, राइट। अब सबसे पहले आता है यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म। तो एक बात तो याद रखनी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम, वो मैंने लिखा नहीं है इतना तो आप याद रखेंगे। चेन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम बट द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन का अरेंजमेंट यहाँ पर अलग अलग होगा, वो देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर किया है CS3 CS2 CS2 CS3, फिर यहाँ पर इस तरीके का कोई एग्जांपल दिया है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है लगता है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ से, ये है 3, राइट। चलो अब इसको करते हैं। देखो पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे चेक करेंगे, यहाँ पे C काउंट करो कितना है, 1 2 3 4, C4 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 10, यहाँ पर 10, तो जो नेक्स्ट वाला है उसमें भी कंसीडर करेंगे तो 1 2 3 4 C4 और हाइड्रोजन कितना है 10, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखने में अलग लग रहा है बट एक बार इसकी IUPAC नेमिंग करके देख लेते हैं। अगर IUPAC नेमिंग अलग हुई तो इसका मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो देखो इनकी IUPAC नेमिंग हम कर लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4, और 3 के लिए 4 है, 4 के लिए मैंने बताया था वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट, कोई ब्रांच नहीं, सीधा सिंगल बॉन्ड से कनेक्टर नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, राइट। यहाँ पर चेक करते हैं, देखो यहाँ पर हमारी मेन चेन ये हो जाएगी, इसका मतलब ये साइड चेन हो जाएगी। तो साइड चेन पहले हम वर्ड रूट देख लेते हैं, तो वर्ड रूट 3 है, तो 3 के लिए नाम क्या होता है? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो एन, प्रोपेन, और ये साइड चेन का नाम क्या है? मिथाइल। नंबर देंगे तो 1 2 3 कौन सी पोजीशन में लिखा हुआ है? सेकेंड पोजीशन पे, तो उसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था बट कार्बन की चेन बदल गई। देखो यहाँ पर चेन कौन सी है? ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन एटम की चेन है, जबकि यहाँ पर जो चेन है वो 3 कार्बन एटम की ही चेन है, तो चेन में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है, जैसे ये है, यहाँ पर देखो कितने हैं ये? C5,
और H कितने हैं यहाँ पर 12, तो C5H12। इससे नेक्स्ट वाले में देख लो, यहाँ पर भी C5 है, 1 2 3 4 5 और H कितने हैं 12। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर देखने में अलग लग रहा है बट एक बार IUPAC नेमिंग करके देख लेते हैं। देखो ये सारे स्ट्रेट चेन में ही है और कितने कार्बन एटम है यहाँ पर 5 के लिए जो हमारा वर्ड रूट है वो क्या लगता है पेंट, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो इसलिए क्या लग जाएगा पेंटीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटीन। यहाँ पर देखेंगे तो हमारी लॉन्ग चेन ऐसे हो जाएगी, ऐसे भी चूज कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो नंबरिंग करूंगी तो 1 2 3 हो जाएगी। ये दोनों क्या है हमारी साइड चेन, और साइड चेन कौन सी, अच्छा पहले वर्ड रूट देख लेते हैं, वर्ड रूट 3 तो क्या हो जाएगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड से सब कनेक्ट है तो लग जाएगा सफिक्स प्रोपेन। और 2 पे हमारा मिथाइल, इधर भी मिथाइल तो 2 पे 2 बार मिथाइल तो 2 2 डाइमिथाइल इसका नाम हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, राइट। अब अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ कौन सी चेन है हमारी पेंटीन 5 कार्बन एटम वाली, और यहाँ जो हमारी मेन चेन है वो क्या है प्रोपेन मतलब 3 कार्बन वाली। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है कार्बन की चेन में। तो इस तरीके से अगर IUPAC नेमिंग करते हुए चेन में डिफरेंस आता है तो उस तरीके का जो आइसोमेरिज्म होता है उसे क्या कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, राइट। समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। बात ये तो याद रखनी है दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होगा, बट देयर विल बी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल बोन्स एंड फंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल बोन मतलब डबल या फिर ट्रिपल बोन, इनकी पोजीशन में डिफरेंस आएगा, या फिर फंक्शनल ग्रुप जैसे OH है या क्लोरीन है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप उसकी पोजीशन में डिफरेंस आने वाला है। जैसे यहाँ से देखें तो यहाँ पर एक चेन दी हुई है, यहाँ पर भी एक चेन दी हुई है। अब अगर मैं इसमें कंसीडर करूं तो काउंट कर लेते हैं कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, और अगर मैं हाइड्रोजन काउंट करूं तो हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 5 6 7 8 है यहाँ पर ना। यहाँ पर भी काउंट कर लेते हैं कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 और हाइड्रोजन है यहाँ पर 8। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो गया। स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर डबल बोन यहाँ है और इसमें डबल बोन यहाँ पर है, फिर भी एक बार नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग के लिए ये स्ट्रेट चेन है और मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर डबल ट्रिपल या फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बोन पास पड़ता है। तो जगह 1 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4। ये है हमारा ब्यूट, और क्योंकि यहाँ डबल बोन्ड है तो डबल बोन्ड के लिए जो सफिक्स लगता है वो ईन लगता है, तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। 1 पर है तो ये जगह 1 ब्यूटीन। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो 1 2 3 4, इसका भी नाम ब्यूट और सफिक्स लग जाएगा हमारा इन ब्यूटीन पर, क्योंकि हमारा डबल बोन 2 पर है तो ये जगह 2 ब्यूटीन। तो यहाँ जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो डबल बोन की पोजीशन में आ रहा है, एक में डबल बोन 1 पर है, दूसरे में डबल बोन 2 पर है, यानी ये हो गया 1 ब्यूटीन और ये क्या होगा हमारा 2 ब्यूटीन। तो कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है पोजीशन में, सो दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ऐसे ये वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पहले हम देख लेते हैं क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। C कितने हैं 1 2 3 4 C4। H कितना है 10, अच्छा यहाँ पर 10 ही है ना, काउंट कर लो 3 2 5 और 2 7 7 और 2 9 10, ठीक है। यहाँ पर भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, कार्बन एटम है 4। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं तो हाइड्रोजन भी है यहाँ पर 10, राइट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप है OH। तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास करते हैं उधर से नंबर देंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 4 कार्बन के लिए जो हमारा वर्ड रूट है वो क्या आएगा ब्यूट, तो यहाँ पे आ गया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो एन हो गया, और फर्स्ट पोजीशन पे ओल लग रहा है तो ओल और लगाएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ई आता है, ई मैंने कट कर दिया है वॉवल के कारण, तो ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो यहाँ से पहले हमें नंबर देना पड़ेगा, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा तो 1 2 3 4। 4 कार्बन एटम में ये क्या हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो एन, बट यहाँ जो हमारा OH है वो लग रहा है हमारा सेकंड पोजीशन पर, तो ये मेंशन करना जरूरी है। यहाँ 1 पर लग रहा था तो 1 मेंशन करो, यानी वो पता ही है फिर 1 पर लग रहा है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओल। तो यहाँ भी किस में डिफरेंस आया है, ये हमारा डिफरेंस आया है पोजीशन में, इसमें 1 पे लग रहा है ओल और इसमें किस में लग रहा है 2 पे। तो अगर इस तरीके से पोजीशन में डिफरेंस आता है दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म वही मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम बट देयर इज डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ क्या होता है फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ हम ए एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर C कितने हैं 3 और हाइड्रोजन कितने हैं 8 और एक क्या है ऑक्सीजन। ऐसे यहाँ पर काउंट करेंगे तो यहाँ पर C कितने हैं 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं 8 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो C3H8O हो गया इसका।
अब यहाँ पर अगर इसका नाम देंगे तो ये क्या है 1 2 3, 3 से क्या हो जाएगा प्रॉप, कौन सा ग्रुप लग रहा है OH, तो ये क्या हो गया प्रोपेनॉल। तो ये आपको दिख रहा है ये क्या है प्रोपेनॉल, OH लग रहा है। बट यहाँ तो OH नहीं है, देखो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप और यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप, अगर दो एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं ईथर। तो ये कौन सा ग्रुप है हमारा ईथर। ईथर वैसे नेमिंग वैसे मुझे नहीं लगता आएगी, बट अगर इनकेस अगर मान लो आ जाती है तो उसका नाम कैसे देना है, जो छोटा वाला अल्काइल ग्रुप है उसको ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर देना है, यानी मिथाइल और ऑक्सीजन, तो क्या बना लेंगे मिथॉक्सी। चेन जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम है उस पर खत्म करनी है, तो ये बच गया, तो इसका नाम कैसे देंगे 1 2 क्या होता है इथेन, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। यहाँ फंक्शनल ग्रुप बदल गया, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्कोहल और यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है ईथर। तो अगर फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आता है तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर भी C कितने हैं 3 H7 H6 है, H6 और एक क्या है ऑक्सीजन। यहाँ पर भी देखें तो C3H6O है, राइट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो देखो अलग है। यहाँ आपको सीधा दिख रहा है, यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है एल्डिहाइड, जबकि यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है कीटोन। तो ये वाला हमारा कीटोन है और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है हमारा एल्डिहाइड। अगर नेमिंग करना चाहें तो नेमिंग हम कर सकते हैं 1 2 3, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, और इसका नाम क्या होगा 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन, कीटोन के लिए ऑन लगता है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कौन सा डिफरेंस है। तो क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, तो अगर इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है उसे कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब ये तीन इंपॉर्टेंट है, चेन, पोजीशन और फंक्शनल। उसके बाद मेटामेरिज्म, रिंग चेन और ट्यूटोमेरिज्म भी मैं करा देती हूँ, बट दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या है फंक्शनल के आइदर साइड पे जो कार्बन एटम्स हैं वो डिफरेंस होंगे। जैसे देखो अभी मैंने आपको बताया था, अगर दो एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी एक एल्काइल ग्रुप है, अगर वो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम ईथर। तो ये क्या है एक ईथर। अब ध्यान से देखो, इसमें ऑक्सीजन इस साइड पे कितने कार्बन एटम है 2, और इस साइड पे भी कितने कार्बन एटम है 2। इधर आ जाओ, ये भी ईथर ही है। इसमें ऑक्सीजन के साइड पे कितने कार्बन एटम है 3, और इसमें कितने कार्बन एटम है 1। तो इस तरीके से जो हमारा कार्बन एटम है वो नंबर उनका चेंज हो जाता है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। C कितने हैं यहाँ पर 4, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 10 और एक है ऑक्सीजन। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो C4H10O है, O है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है। इस तरीके के जो आइसोमेरिज्म होता है उसे हम क्या कहते हैं मेटामेरिज्म। नेक्स्ट आपको पता चल रहा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होगा, एक ओपन चेन होगी और एक साइक्लिक चेन होगी। तो इसमें पता चला एक रिंग होगी, रिंग मतलब साइक्लिक कंपाउंड होगा, एक चेन मतलब लीनियर चेन होगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है C3CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक बार चेक कर लो, यहाँ पर C कितने हैं 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं 6 और एक, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो हर कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है C को। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, इधर C, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बॉन्ड को, इधर भी C, और इस तरीके से कनेक्ट है। तो C तो 3 हो गए। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 तो यहाँ बॉन्ड से कनेक्ट हो गए, यानी हाइड्रोजन कितना आएंगे 2, यहाँ भी फिर ऐसे ही कितना जाएंगे 2, और यहाँ भी कितना जाएंगे 2। इसका मतलब इसका फार्मूला भी क्या है C3H6। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर सीधा दिख रहा है, अलग है। नाम नेमिंग करूंगी तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपीन, है ना। 3 कार्बन एटम तो प्रॉप, और क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। यहाँ कितने कार्बन एटम है 3, 3 के लिए प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, और एक क्योंकि ये साइक्लिंग करेंगे तो इसके आगे साइक्लो भी आएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये भी मैंने करवा दिया। एक है ट्यूटोमेरिज्म। देखो अगर ये समझ आ जाए तो कर लेना, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा, ये थोड़ा सा अलग है। तो ये हम बहुत डिटेल में अगर ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में ही आता है, तो इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं, राइट। देखो ट्यूटोमेरिज्म क्या होता है, ट्यूटोमर्स होते हैं, उसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला ड्यू टू वॉन्डरिंग नेचर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन बिटवीन 2 एटम्स। वॉन्डिंग नेचर मतलब इसमें एक एक्टिव हाइड्रोजन है जो घूमता रहता है इधर उधर, वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर घूमना। जैसे मैंने यहाँ पर एक एल्डिहाइड बनाया है और एल्डिहाइड के एक हाइड्रोजन को घुमा के अल्कोहल बना दिया। कैसे करना है, देखो ये CH3 है ना, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ CH2, यहाँ लिख दिया मैंने H, यहाँ लिख दिया मैंने C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया H। बात तो एक ही है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना हमेशा, जो H है ना वो हमेशा, देखो ये है C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O में ये पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या करते हैं, इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो बॉन्ड बच जाता है ये इन दोनों के बीच शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्ज बहेगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या आएगा, CH2। यहाँ सिंगल बॉन्ड तो था ही, ये बॉन्ड मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो इधर आ गया डबल बॉन्ड, ये हो गया C। ये डबल था, इसमें से मैंने एक तोड़ा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा। ये H मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया H, और यहाँ एक H तो बचा हुआ है, तो ये बन गया हमारा अल्कोहल। तो इस तरीके का जो आइसोमेरिज्म होता है उसे हम ट्यूटोमेरिज्म बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, इसे कीटो-इनोल ट्यूटोमेरिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि C डबल बॉन्ड एल्डिहाइड में भी आता है और कीटोन में भी आता है। तो कीटो और इनोल, इनोल इसलिए क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इन बन गया, और OH के लिए क्या आ गया, ओल, तो हो गया कीटो-इनोल ट्यूटोमेरिज्म। तो इसे कीटो-इनोल ट्यूटोमेरिज्म या कीटो-इनोल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अगर ये समझ आया तो कर लेना, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट, तो ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हर पार्ट कवर कर लिया है। अब हमारा लास्ट बचता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट होता है एटम्स का और ग्रुप्स का इन स्पेस। तो स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। ये कैसे होगा ये देखते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल हमें कवर नहीं करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है ज्योमेट्रिकल, इन शॉर्ट जिसे हम बोलेंगे GI, राइट। तो एक बार इसको कवर कर लेते हैं। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, GI arises due to the difference in the arrangement of atoms or group due to restricted rotation around the double bond। आप देखो डेफिनेशन तो आने से रही, आप एक चीज़ याद रखना, ये वहाँ एग्जिस्ट करेगा जहाँ डबल बॉन्ड है। वैसे तो ये सिंगल बॉन्ड में, साइक्लिक कंपाउंड्स में, ऑक्साइड्स में, उसमें भी एग्जिस्ट करता है, बट वो हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ डबल बॉन्ड वाला ही कवर करना है। और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड कौन से होते हैं, एल्कीन्स। मतलब यहाँ पर जो हमें GI पढ़ना है वो सिर्फ एल्कीन्स में पढ़ना है, ठीक है। तो GI इन एल्कीन्स देखते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, C2H2Cl2। उसको मैंने ऐसे बनाया है, एक बार यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, फिर इससे एक H कनेक्ट किया है, इससे एक H कनेक्ट किया है, इससे Cl और इससे Cl। अब क्या करना है आपको, ये वाला पोजीशन तो एज इट इज़ रखो। देखो ये इसको चेंज मत करो, इसके रिस्पेक्ट में इसको चेंज कर दो, यानी Cl को ऊपर और H को इधर ले जाओ, तो यहाँ पर अरेंजमेंट थोड़ा सा बदल गया। इस पोजीशन को हम कहते हैं सिस और इस पोजीशन को क्या कहते हैं, ट्रांस। यानी अगर सेम ग्रुप्स, इफ सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, तो अगर हमारे सेम ग्रुप सेम साइड पर हैं, सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, उसे हम क्या कहते हैं, सिस। जैसे ये हमारा H और यहाँ पर भी क्या है H, यहाँ पर क्या है Cl और यहाँ पर भी क्या है Cl। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड पर है तो क्या होगा, सिस। और अगर हमारे सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर है, सेम ग्रुप आर ऑन डिफरेंट साइड या आर ऑन अपोजिट साइड, एक दूसरे के अगर वो आमने सामने अपोजिट साइड पर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस। जैसे ये क्या है Cl और इसके अपोजिट भी क्या आ गया, Cl। तो अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर होते हैं तो वो होता है ट्रांस, और अगर वो सेम साइड पर होते हैं तो वो क्या होता है, सिस आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये था लास्ट। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है कि जब हम एल्कीन करेंगे तो ये जो ग्रुप है ना, ये डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं C2H6 का बनाऊँ, C2H4 का, तो C2H4 कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड C, एक H मैंने यहाँ दे दिया, एक H मैंने यहाँ दे दिया, और एक H यहाँ दे दिया, एक H यहाँ दे दिया। अब इसके सिस ट्रांस तो बन नहीं सकते ना। मान लो ये पोजीशन मैं कांस्टेंट रखूँ और इसको चेंज भी करूँ तो भी मुझे ऐसी पोजीशन मिलेगी। इसका मतलब जो एल्कीन्स हैं उसमें जो ये डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है, इनके साथ जो ग्रुप अटैच होते हैं, दे शुड बी डिफरेंट। अगर वो चारों ग्रुप सेम होंगे, उसमें से दो ग्रुप का डिफरेंट होना जरूरी है। अगर मान लो ये चारों सेम होंगे तो सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्या C2H4 में GI एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ GI एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे ग्रुप क्या है, सेम। और अगर सारे ग्रुप सेम होते हैं देन GI विल बी नॉट एग्जिस्ट, राइट। जैसे इस पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ C2H2CH3 होल ट्वाइस, इसका बनाना है। तो सबसे पहले C से स्टार्ट करो। तो C क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो। कितने H हैं, दो, एक H इसके साथ लगा दो, एक H इसके साथ लगा दो। फिर क्या है, दो CH3, एक CH3 इसके साथ लगा दो और एक CH3 इसके साथ लगा दो।
अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ H और H सेम साइड पर हैं, और अगर सेम साइड पर आते हैं तो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, सिस। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, सिस। अब अगर आपको इसका ट्रांस बनाना है तो क्या करना है, C डबल बॉन्ड C, एक पोजीशन को सेम रखना है, इस पोजीशन को एज इट इज़ रखो और जो दूसरी पोजीशन है उसको चेंज कर दो। तो अगर उसको चेंज करूँगी तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, CH3 इधर ले जाते हैं और इधर क्या ले आते हैं, H। तो ये क्या पोजीशन हो जाएगी हमारी, ट्रांस। तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस, राइट। यहाँ पर जो हमारे सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड पर आ गए, तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड पर रहते हैं तो वो सिस होगा, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर आ जाते हैं तो क्या होगा, ट्रांस। तो इस तरह से हम सिस ट्रांस ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने GI भी कंप्लीट कर लिया है, ऑप्टिकल सिलेबस में नहीं आएगा, बट फिर भी PYQ देख लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। मैंने यहाँ पर आइसोमेरिज्म और होमोलोगस सीरीज़ कवर करवा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।